तो हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर यूपीएससी हिंदी द्वारा यूपीएससी पेपर की टेस्ट सीरीज के 5th पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें हम 51 से लेके 75 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि विषुवती प्रतिधारा यानी कि इक्वेटोरियल एंटी करंट पे बेस्ड है। तो कुछ स्टेटमेंट दिए हैं वो हमें देखने हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है या मुख्य रूप से घनत्व संबंधित अंतर के द्वारा चालित धारा है। दूसरा, यह उष्णकटिबंधीय में औसत पश्चिमी वायु दाब के विरुद्ध जल का परिवहन करती है। देखिए, ये मैप है इसका ओशन करंट्स का। तो इस मैप में देखेंगे ये बात कर रहा है इक्वेटोरियल करंट की, काउंटर करंट की। देखिए, आप इसको यदि देखेंगे तो ये जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, साउथ इक्वेटोरियल करंट है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक इक्वेटर से जा रही है इक्वेटोरियल काउंटर करंट। ठीक है, तो ये जो धारा है ये पूरे इक्वेटर पे, चाहे वो पैसिफिक ओशन हो, चाहे वो अटलांटिक ओशन हो, चाहे वो इंडियन ओशन हो, सब पे आपको ये मिलेगी। ये देखिए मिडिल से यहाँ पे जा रही है अटलांटिक ओशन में, और यदि इक्वेटोरियल काउंटर करंट इसको देखिए इंडियन ओशन में, तो देखिए यहाँ से जा रही है। ठीक है, ये प्रतिधारा होती है ये जो नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल करंट की। ठीक है, पूरे ग्लोब पे जो है घूमती है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ये मुख्य रूप से घनत्व संबंधी अंतर के द्वारा चालित धारा है। देखिए, ये जो ओशन करंट्स होती हैं ये मुख्य रूप से, ये जो इसमें बोल दिया गया सिर्फ घनत्व ही इकलौता रीजन नहीं होता है। होता है एक कुछ समय तक घनत्व भी होता है, बट मेन रीजन होता है, आप जानते हैं हमारे पूरे ग्लोब में जो विंड सर्कुलेशन सिस्टम है। ठीक है, जैसे आप यहाँ से देखते हैं ट्रेड विंड्स यहाँ पे चलती हैं, ईस्टर्ली वेस्टर्ली, यहाँ पे पोलर रीजन में जो विंड होती हैं। तो हर एक रीजन में जो हेडली सेल, फेरल सेल आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, तो उनकी वजह से हमारा जो ओशन है वो प्रभावित होता है। जहाँ पे करंट का डायरेक्शन होता है उसी के हिसाब से जो ऊपर का जो लेयर है ओशन का वो मूव करता है, और पूरे अर्थ पर जो टेम्परेचर का जो चेंजेस होते हैं वो मेनली किसकी वजह से होते हैं, ये ओशन करंट्स की वजह से होते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कह सकते घनत्व पे, तो ये गलत हो जाएगा पहला स्टेटमेंट हमारा। ये घनत्व पे भी होता है, डिपेंड करता है, विंड सर्कुलेशन पे भी करता है, मेनली विंड सर्कुलेशन पे करता है, और सैलिनिटी यानी कि कितना उसमें जो पानी है कितना ज्यादा सलाइन है उस पे भी बहुत ज्यादा इस पे निर्भर करता है ये। तो पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। वही दूसरा स्टेटमेंट बोला है या उष्णकटिबंधीय में औसत पश्चिमी वायु दबाव के विरुद्ध जल का परिवहन करता है। बिल्कुल सही बात, अभी हमने इसको देखा। ये जो इक्वेटोरियल काउंटर करंट है, तो इसका भी हमने देखा है कि ये जो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर ट्रॉपिक रीजन में, जो हमारा बीच का ये जो रीजन है ट्रॉपिकल वाला, उसमें ट्रांसपोर्टेशन का ये काम करता है अगेंस्ट एवरेज वेस्टर्ली एयर प्रेशर। तो ये स्टेटमेंट सेकंड वाला इसका बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट इसका रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है मृदा अपरदन की। मृदा अपरदन की निम्नलिखित में से मृदा अपरदन की प्रक्रिया का सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो मृदा अपरदन जो है ये कुछ इसके सीक्वेंस दिए हुए हैं, वो हमें बताना है कौन सा सही सीक्वेंस है। देखिए, सबसे पहला जो बोल रहा है आस्फली अपरदन, फिर उसके बाद परत अपरदन, फिर रिल अपरदन, फिर अवनालिक अपरदन। देखिए, आस्फालिक अपरदन जो है जिसको रेन ड्रॉप इम्पैक्ट भी कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, जब आप जानते हैं जब बारिश होती है तो जो एकदम से जो बारिश की बूंदें पड़ती हैं मिट्टी पे, तो आप जानते हैं कि मिट्टी जो है अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ इरोजन है, जब
सॉइल इरोजन की बात होती है तो सबसे पहला होता है असफाली इरोजन। फिर उसके बाद क्या होता है, जब लगातार समझ लीजिए बारिश हो रही है किसी रीजन में, तो ऊपर की जो लेयर है वो हट जाती है बारिश की वजह से, जहाँ पे उसका स्लोप होता है उस साइड वो लेयर जो है वो बह जाती है, तो इसे कहते हैं परत अपरदन यानी कि लेयर अप इरोजन। फिर वही तीसरा रिल अपरदन, आप जानते हैं यदि कोई स्लोप है उसमें काफी समय तक पानी का रन ऑफ हो रहा है तो वहां पे छोटे छोटे वाटर वे बन जाते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल छोटी छोटी नालियां टाइप की दिखेंगी, तो ये रिल अपर्दन होता है। फिर चौथा अवनालिक अपर्दन। अवनालिक क्या होता है, जब यही जो नालियां हैं ये काफी गहरी हो जाती हैं तो उसे अवनालिक अपर्दन कहते हैं। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, ये नॉर्मली सीक्वेंस में दिया हुआ है 1, 2, 3 एंड 4, सॉरी ये बी हो जाएगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि स्थलाकृति दी हुई है कुछ, हमें उनको मिलाना है उसके अपरदनात्मक कारक से। ठीक है, तो ये टोपोग्राफी जो एसोसिएटेड है किस इरोजनल इरोजिव फैक्टर से, उसको हमें मिलाना है एक दूसरे से। तो सबसे पहला बोल रहा है बास्केट ऑफ एग स्थलाकृति। ठीक है, फिर दूसरा कास्ट स्थलाकृति, तीसरा उत्खात भूमि स्थलाकृति। तो बास्केट एग टोपोग्राफी है, इसको ड्रम लाइंस भी कहते हैं। ठीक है, ये एक ग्लेशियल जो इरोजन होता है ये उससे रिलेटेड होता है। जब ग्लेशियर्स मूव करते हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर हैं जो होते हैं, वो जब अपने क्या होता है, जो ग्लेशियर होते हैं पहाड़ों पे या कहीं पर भी हैं, तो उसके नीचे जो पानी जो जब वो पिघलते हैं तो वो पानी नीचे से उनका रिसता रहता है, उसकी वजह से अपने वो रीजन में जब जाते हैं तो बड़े-बड़े पहाड़ आते हैं, बड़े-बड़े जो रीजन आते हैं तो उनपे वो अलग-अलग तरह के फीचर्स दिखाते हैं। तो उसमें से एक है ये बास्केट ऑफ एग ड्रमलाइन। इसमें क्या होता है कि जिस रीजन से वो जा रहे हैं, बीच-बीच में कहीं पे सेडिमेंट को डिपॉज़िट करते हुए, ठीक है? जो उसमें जो नीचे पानी होगा वो उसमें जो पानी सेडिमेंट ला रहा है तो उन सबको कहीं डिपॉज़िट करेंगे, तो इसे बास्केट ऑफ एग कहा जाता है टोपोग्राफी। मेनली इसका नाम होता है ड्रम लाइन्स। तो पहला इसका जो स्टेटमेंट बोल रहा है पवन, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है? फिर दूसरा बोल रहा है कास्ट टोपोग्राफी। तो ये जो टोपोग्राफी है ये मेनली रिलेटेड है जो लाइमस्टोन की चूना पत्थर की जो रॉक्स होती हैं उनसे रिलेटेड है, डोलोमाइट रॉक से। तो ये जो रॉक होती है पानी में थोड़ी-सी घुलनशील टाइप की होती हैं। तो कास्ट टोपोग्राफी में क्या होता है कि नॉर्मली ऐसा रीजन जहाँ पे लाइमस्टोन या इस टाइप की जो है रॉक्स मिलती हैं, तो वहाँ पे ग्राउंड वाटर में ये घुल जाती हैं, तो जिसकी वजह से हम लोगों को अलग-अलग टाइप के फीचर्स दिखाई देते हैं। तो वो कास्ट टोपोग्राफी से रिलेटेड होते हैं। तो जो इसका बोल रहा है हिमनद, तो ये भी गलत हो गया। फिर वही तीसरा देखेंगे जो उत्खात भूमि स्थलाकृति यानी कि एक्सकेवेटेड लैंड टोपोग्राफी। तो ये क्या होता है, बैड लैंड आपने सुना होगा, चंबल रिवर हमारी जो है बड़ी फेमस है बैड लैंड के लिए, कि कहीं पे स्लोप काफी ज्यादा है तो रिवर का फोर्स वहां पे अगर बहुत ज्यादा है तो उसकी वजह से रिवर जो है जहां तहां काटती फिरती हुई वो चलती है। तो ऐसे रीजन को कहते हैं एक्सकेवेटेड लैंड टोपोग्राफी यानी कि उत्खात भूमि। तो ये नदियों पे ही बेस्ड होता है, और मैंने आपको इसका एग्जाम्पल दिया चंबल रिवर इंडिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3A। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार की मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने को बोला गया है। तो पहला बोल रहा है तीव्र ढालों पर मृदा सामान्यतः छिछली होती है और सपाट उच्च क्षेत्रों में मोटी होती है। बिल्कुल सही बात है। फिर दूसरा, वनीय मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होती है। ये देखिए रॉन्ग है। जो भी क्या कहते हैं, अगर आप फॉरेस्ट की सॉइल की बात करें तो उसमें ह्यूमस कंटेंट काफी ज्यादा होता है, क्योंकि ह्यूमस आप जानते हैं ये जो वहाँ पे जो पेड़ हैं, वहाँ पे जो क्या कहते हैं जीव जंतु हैं, तो वो समय के साथ साथ उसमें जैसे पेड़ की पत्तियां गिरी तो वो मिट्टी में मिल गई,
तो वो धीरे-धीरे ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है? तो और ये जो ह्यूमस है इसमें जैसे पोटाश की मात्रा हो गई, फास्फोरस हो गया, लाइम हो गया, ये सारी चीज़ें डेफिशिएंट होती हैं, ऐसी जो रीजन होता है, बट इसमें ह्यूमस की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये हो गई किसकी बात? सेकंड वाले की। फिर इसका थर्ड स्टेटमेंट बोला है उष्णकटिबंधीय मृदा में परिच्छेदिका ठंडे टुंड्रा क्षेत्रों की मृदा की तुलना में गहरी होती हैं। तो देखिए ये भी स्टेटमेंट जो है तीसरा, इसका सही है कि आप जानते हैं जो ट्रॉपिकल सॉइल है, वो थोड़ी डीपर होती है यदि हम उसको कोल्ड रीजन से कंपेयर किया करें। क्योंकि कोल्ड रीजन में जो अगर ट्रॉपिकल रीजन में देखा जाए तो ट्रॉपिकल रीजन की मेन फीचर होता है वहाँ पे बारिश होती है, ठीक है? तो जब बारिश होती है कहीं पे तो आप बारिश होगी, वहाँ पे रिवर्स होंगी, रिवर चैनल्स होंगे। तो वो रिवर चैनल क्या करते हैं सेडिमेंटेशन को समय के साथ-साथ इकट्ठा करते रहते हैं उस रीजन में और जहाँ पे सेडिमेंटेशन होगा वहाँ पे आप जाना काफ़ी ज़्यादा सॉइल जैसे हमारा ग ये देखिए यमुना गंगा का जो प्लेन है, हमारा जो नॉर्थ प्लेन रीजन है, यहाँ की सॉइल कितनी ज़्यादा गहरी है। क्यों है? क्योंकि रिवर चैनल यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा है, मानसून की वजह से यहाँ पे काफ़ी जो है रेन वाटर हमेशा मिलता रहता है, तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से सॉइल प्रेज़ेंट होती है। वहीं अगर ठंडे प्रदेशों की बात करें, तो वहाँ पे वेदरिंग जैसी चीज़ें हो नहीं पाती हैं, ठीक है? अपर्दन हो नहीं पाता है। जैसे यदि आप हिमालय वाले रीजन की बात करें, तो वहाँ पे साल भर परत रहती है किसकी बर्फ की। तो कुछ ऐसा सवाल ही नहीं उठता है कि वहाँ पे जो है सॉइल का फॉर्मेशन हो पाए। तो सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रॉपर कंडीशन है, वो सिर्फ़ ट्रॉपिकल रीजन में मिलती हैं। तो इसीलिए ट्रॉपिकल रीजन जो है वो ज़्यादा वहाँ पे डीप सॉइल हम लोगों को प्रोवाइड होती है। तो तीसरा भी स्टेटमेंट इसका सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 3। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हम लोगों को पेयरिंग करनी है। कुछ नेशनल पार्क दिए हुए हैं, हमको उसको मिलाना है कहाँ पे ये सिचुएटेड है कि तो देखिए सबसे पहला इसमें है महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान यानी कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो इसका दिया हुआ है मनाली, तो ये गलत है। ये मनाली नहीं, ये कुल्लू में है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल प्रदेश की है, वहाँ पे है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है, फिर अब उसके बाद राजा जी नेशनल पार्क है, तो काफ़ी फेमस नेशनल पार्क है। तो ये कहाँ पे है? देहरादून में है। देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में। तो राजा जी नेशनल पार्क देहरादून के उत्तराखंड में है और वही कोई केवलादेव राष्ट्रीय नेशनल पार्क देखा जाए तो ये भी भरतपुर में, इसका पहले नाम भरतपुर नेशनल पार्क ही था, लेकिन बाद में इसको चेंज करके केवलादेव कर दिया गया था। केवलादेव घाना नेशनल पार्क ये फेमस कहाँ पे है? राजस्थान में है, भरतपुर में। भरतपुर बर्ड सेंचुरी इसका पहला नाम था, तो ये भी सही है, ये भी सही है। वही तीसरा देखिए जो सुल्तानपुर वर्ण अभयारण्य की बात है, सुल्तानपुर नेशनल सेंचुरी, तो ये हमारी नेशनल कैपिटल रीजन आप जानते हैं फेमस गुड़गांव हरियाणा में सिचुएटेड है। तो इसका आंसर 3, 2, 3, 4 हो जाएगा बी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो कुछ युग्म दिए हुए हैं हमको उनको फिर से मैचिंग करनी है। तो कुछ नेशनल पार्क है इंटरनेशनली वर्ल्ड के नेशनल पार्क है, तो इनको बताना है कहाँ पे है। ये वर्ल्ड के नहीं मेनली अफ्रीका के नेशनल पार्क है। तो पहला बोल रहा है क्रूगर, क्रूगर नेशनल पार्क नामीबिया, ये गलत है। क्रूगर नेशनल पार्क जो है वो साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। फिर दूसरा है सेरेंगेटी नेशनल पार्क, तो ये कहाँ पे है? ये तंजानिया में ही है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। सेरेंगेटी कहाँ है? तंजानिया में है। क्रूगर कहाँ था? साउथ अफ्रीका में। फिर इथोशा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये है नामीबिया में, ठीक है। और फिर चौथा हवांगे नेशनल पार्क, ये कहाँ है? जिम्बाब्वे में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2 एंड 4। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो कुछ चक्रवात हैं और उनसे प्रभावित क्षेत्रों की बात हो रही है। तो पहले सबसे पहले ये हरिकेन मार्को की बात है, ये बोल रहा है क्यूबा में है। फिर तीसरा मोलेव पोर्टो रिको, गोनी फिलीपीन, हरिकेन हन्ना
वियतनाम में। देखिए इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है, ये चौथा स्टेटमेंट ही इसका सही है। इसका आंसर बी है। बाकी ये जो बात हो रही है इनकी, जो मुलावे है, सॉरी क्या कहते हैं, हरिकेन हन्ना है। ये देखिए हरिकेन हन्ना है जो अभी रिसेंटली पोर्टो रिको में आया था। पोर्टो रिको बहामा से जो अटलांटिक वाला रीजन है वहाँ पे ये हरिकेन अभी देखा गया था। देखिए हरिकेन है तो इसका मतलब ये अटलांटिक ओशन से रिलेटेड है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जैसे हरिकेन मार्को की बात कर रहा है तो ये भी यूएसए के आसपास वाला ही रीजन है। आप जानते हैं कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसको अगर अटलांटिक ओशन में यूएसए के आसपास देखा जाए तो उसको हरिकेन बोला जाता है। इंडिया में इसको टाइफून बोलते हैं और यदि ऑस्ट्रेलिया में जाए तो इनको विली विली बोला जाता है। ठीक है, सॉरी टाइफून कहाँ पे बोलते हैं, हमारे पैसिफिक ओशन में, जापान और फिलीपीन इन सब रीजन में। और जो साइक्लोन बोला जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारे वहाँ, तो वो इंडियन ओशन में इसको बोला जाता है। तो ये अलग अलग जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उनके नाम है। ठीक है, तो पहला इसका जो आंसर हो जाएगा 2 और 4 बी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं, जो कि निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा लाल सागर से संबंधित है। रेड सी में कौन कौन से देश जो है इसकी बॉर्डर लगता है। तो रेड सी आप जानते हैं, ये भी रटने वाला ही क्वेश्चन है। तो पहला जो स्टेटमेंट इसका बोल रहा है कि यमन, हाँ यमन है यहाँ पे। फिर दूसरा मिस्र, इजिप्ट, ये भी लगता है रेड सी में। फिर तीसरा जॉर्डन, ये नहीं है। फिर चौथा सूडान, सूडान भी है। फिर उसके बाद लीबिया की बात कर रहा है, लीबिया भी नहीं है। तो इसका देखिए जो रेड सी के जो बॉर्डरिंग स्टेट की अगर बात किया जाए, कंट्रीज की बात की जाए तो करीब 6 कंट्रीज हैं, जिसमें से एक सऊदी अरबिया हो गई, दूसरी यमन हो गई, फिर इजिप्ट हो गई, फिर सूडान, इरिट्रिया और जिबूती। ठीक है, तो इसमें से सिर्फ 3 यहाँ पे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 सी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कुछ धाराओं के नाम है फिर धारा की प्रकृति पूछ रहे हैं। तो ये भी अभी मैंने आपको बताया था, जो ओशन करंट वाला फिगर दिखाया था, तो उसको हमें रट्टा मारना है। तो इसमें पूछा कौन सी गर्म धारा है और कौन सी ठंडी धारा है। तो पहला इसका जो बोला है फ्लोरिडा धारा, ये बोल रहा है ठंडी धारा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। फ्लोरिडन जो करंट है वो गर्म धारा है। ठीक है, यानी कि वार्म करंट है। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो पहला ही आपको यदि पता होगा तो आपको ज़्यादा आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आप नॉर्मली एलिमिनेट कर लेंगे, और एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास बी ऑप्शन बचेगा। अलास्कन रिवर जो है ये गर्म धारा है, बेंगुला ठंडी धारा है, नॉर्वेजियन करंट गर्म धारा है। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि इसमें भी फिर से कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, कुछ स्थानों की बात की जा रही है। तो हमें ये देखना है उपयुक्त में से कौन से स्थानों पर भूमध्य सागरीय जलवायु जलवायु स्थितियां पाई जाती हैं, यानी कि जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट रीजन है, कंडीशन है, वो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। तो आप जान रहे हैं मेडिटेरेनियन जो रीजन है, तो वहाँ का जो क्लाइमेट है तो वो वर्ल्ड में किस किस रीजन में पाया जाता है। तो ये आपको नॉर्मल रटने वाला क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो पहले तो कैलिफोर्निया, बिल्कुल सही, कैलिफोर्निया में पाया जाता है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता है। फिर तीसरा ये, अगर चिली की बात करें, मध्य चिली में पाया जाता है। फिर बेरूत में पाया जाता है। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका में भी मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पाया जाता है। तो इसका आंसर देखिए, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की अगर कुछ प्रॉपर्टी बताऊं तो ये मेनली जो फ्रूट, साइट्रस फ्रूट होते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी कंडीशन होती है। ठीक है, यहाँ पे विंटर में बारिश होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हैं, मेनली इसको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट ही है जिसमें ऐसा होता है कि विंटर में जो वेस्टर्ली विंड आती है उसकी वजह से रेनफॉल होती है, नहीं तो विंटर में यूजुअली रेनफॉल नहीं होती है। और हॉट और ड्राई, यानी कि गर्म और सूखा होता है, किसमें, समर में होता है। ठीक है, जो भी कोस्टल रीजन है वहाँ का। तो ये बात हुई कुछ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, 5, यानी कि सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
जो कि फिर से निम्नलिखित में से कौन से कथन पछुआ पवनों के संदर्भ में सही है? पछुआ पवन, ठीक है, तो पछुआ पवन यानी कि वेस्टर्ली विंड। तो पहला, यह उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। फिर दूसरा, उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनें ग्रीष्म ऋतु में अधिक प्रबल और शीत ऋतु के दौरान कम प्रबल होती हैं। फिर तीसरा, पछुआ पवनें दक्षिणी गोलार्ध में अधिक प्रबल होती है। देखिए, ये तो तीसरा, देखिए आप यदि वेस्टर्लीज की बात करें, आप जानते हैं जो इक्वेटर के पास ट्रॉपिकल रीजन में होती हैं वो होती हैं ईस्टर्ली, क्योंकि वो ईस्ट से आ रही होती हैं। और यहाँ की बात करें तो ये वेस्टर्ली होती है, ये वेस्ट से आती हैं। ये हमारा विंड सिस्टम है, ठीक है। तो ये जो वेस्टर्ली, अगर हम नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ में, तो पहला, जैसे कि इसका जो तीसरा चिन्ह बोला, पछुआ पवनें दक्षिण गोलार्ध में अधिक प्रबल होती है। अधिक प्रबल होती हैं, क्यों प्रबल होती है? आप जानते हैं दक्षिण गोलार्ध में मेनली सिर्फ और सिर्फ ओशन है, बहुत ही कम लैंड मास है। तो लैंड मास की कमी की वजह से यहाँ पे जो भी विंड्स चल रही हैं, उनमें कोई भी रोकने की, उनको कहीं पे भी कोई लैंड मास नहीं आ रहा है, तो जिसकी वजह से कोई हिंडरेंस नहीं हो रहा है, उनपे कोई रुकाव नहीं हो रहा है। तो ये नॉर्मली यहाँ पे काफ़ी तीव्र होती है अगर इसको नॉर्थ से कंपेयर किया जाए। और यहाँ की अगर वेस्टर्ली विंड्स को कंपेयर किया जाए तो ये बहुत सारी इसमें हिंड्रेंस आते हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं यहाँ पे हमारा अमेरिका है, फिर यहाँ पे यूरोप आ गया, फिर यहाँ पे पूरा एशिया इतना बड़ा है, तो बहुत कम ही उन लोगों को जगह मिलती है मूव करने की। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट बोला, उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों की सामान्यता जो है दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। तो ये तो आपको खुद ही दिख रहा होगा, ये जो मैंने फिगर बनाया, तो पहला स्टेटमेंट इसका सही है। वही जो दूसरा बोला, उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनें ग्रीष्म ऋतु में अधिक प्रबल और शीत ऋतु में कम प्रबल होती हैं। तो देखिए ये रॉन्ग है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, यदि ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ये जो है थोड़ा टिल्ट हो जाता है उस वक़्त, तो यहाँ पे जो है आईटीसीजेड थोड़ा-सा ऊपर हो जाता है। तो इस वजह से मतलब ऐसा नहीं है कि जो प्रबल हो जाएँगी ग्रीष्म ऋतु में, बल्कि जो शीत ऋतु होती है उसमें ये थोड़ी प्रबल होती हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट तो इसका रॉन्ग है, तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर बचेगा केवल 1 एंड 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएँगे, जो कुछ दर्रों की बात हो रही है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग पासेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट से ईस्ट में, तो ये आपको नॉर्मली रटने वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप मैप देखिए, उसमें दर्रे देखिए और उसको कहाँ वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करिए। तो यदि इसका आंसर देखें तो इसका आंसर नॉर्मली क्या है, 162 का बी है। तो पहला, सबसे पहले ये है, फिर जोजिला, फिर 2, 4, 5, तो आप ये देख लीजिएगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो तीक्ष्ण कटक सर्क गिरिशृंग है। ये मतलब कि 3 चीज़ें दी हैं, ये पूछा जा रहा है इसमें से है क्या? यानी कि शार्क रिज, शार्क और गिरिशिंग गिरिशृंग, ये सब क्या है? देखिए, ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये लैंड फॉर्म है जो ग्लेशियल बनाता है। जब ग्लेशियर, मैंने अभी बताया कि जब वो मूव करता है तो बहुत सारे लैंड फॉर्म्स बनते हैं उसके मूवमेंट की वजह से। तो इरोजनल लैंड फॉर्म है जो कि ग्लेशियर्स के मूवमेंट से क्रिएट होते हैं। तो इसका आंसर जो है, ये हिमनद द्वारा निर्मित अपरदनात्मक भू आकृतियां हैं। बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 63 का ए। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं, जो कि फिर से कुछ स्टेटमेंट है हमें देखने हैं। तो पहला बोल रहा है, मित जल भ्रात वह भूगर्भीय संरचना है जो जल प्रवाह के लिए अपारगम्य होती है, ठीक है। दूसरा, अपनी क्रिस्टलीय प्रकृति के कारण ग्रेनाइट में जल भ्रात के रूप में कार्य करता है। देखिए, ये जो किसकी बात कर रही है, एक्विफायर की बात की जा रही है यहाँ पे। एक्विफायर आप जानते हैं कि हमारी जो अब ग्राउंड वाटर जहाँ से आपको मिलता है, तो हमारी जमीन के नीचे काफी बड़े-बड़े एक्विफायर होते हैं, मृत जल भ्रात जिसे कहते हैं। तो इसमें पानी स्टोर रहता है, आप जानते हैं, जो रेन वाटर हुआ, ठीक है। नदियाँ कहीं पे अगर बह रही हैं, तो ये सब
पानी सीप होते-होते नीचे की लेयर तक जाता है एक्वीफायर में, पूरा प्यूरिफाई होके उसमें चला जाता है और ग्राउंड वाटर जो है जिसे हम कहते हैं, हम पंप लगा के, हैंड पंप लगा के उसको निकाल लेते हैं। तो ये बात हुई एक्वीफायर की। तो ये जो पहला स्टेटमेंट इसका बोला है, ये तो बिल्कुल सही है कि जो ये जल प्रवाह है वो अपारगम्य होता है, ठीक है? क्योंकि ये जो क्या कहते हैं वाटर फ्लो उसके अंदर, ताकि वाटर वहीं पे जमा रहे, वो कभी इधर-उधर सीप नहीं होता है, जो मेनली ये बना होता है ऐसी रॉक्स के अंदर रहता है जो कि अलाउ नहीं करती है मूवमेंट वाटर का, ठीक है? तो पहला स्टेटमेंट तो इसका बिल्कुल सही है। वहीं दूसरा स्टेटमेंट देखें, ड्यू टू क्रिस्टलाइन नेचर ग्रेनाइट एक्ट एज एन एक्वीफायर। देखिए ग्रेनाइट है वो एक्वीफायर की तरह काम नहीं करता है, ठीक है? तो ग्रेनाइट यहाँ पे कहीं इसका रोल नहीं होता है एक्वीफायर को बनाने में। तो पहले तो ये क्रिस्टलाइन के बजाय क्ले टाइप ऑफ जो सॉइल होती है वो मेनली होती है, ताकि जो एक्वीफायर है यदि ऊपर से पानी आना है नीचे, तो क्ले जो सॉइल होगी सेडिमेंट्री सॉइल टाइप, तो वो ताकि एक तरह से पानी को नीचे तक सीप कर सके, तो उसी की बनी होती है। तो इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसका आंसर केवल 1 है, ए ओनली। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे जो बोला निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है? तो पहला केन, चंबल, नर्मदा, महानंदा। देखिए केन आप जानते हैं, केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, ये तो उत्तर प्रदेश से होके जाती ही है। फिर दूसरा चंबल की बात करें, देखिए चंबल आप जानते हैं ये रिवर जो है ओरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश में, मालवा प्लेट्यू से घूमती हुई जाती है। मऊ एक जगह है वहां से ओरिजिनेट होती है, फिर ये जाके ज्वाइन कर लेती है यमुना को, यमुना की ट्रिब्यूटरी है ये, और कहाँ पे करती है, इटावा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? इटावा डिस्ट्रिक्ट है यूपी की, वहां पे जाती है ये रिवर, चंबल रिवर। तो ये तो हो गई। फिर उसके बाद यदि नर्मदा की बात करें तो देखिए नर्मदा आप जानते हैं मध्य प्रदेश से चलती हुई गुजरात में जाके हमारे अरेबियन सी में मिल जाती है, इसका यूपी से कोई लेना देना नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे अब एलिमिनेट हो जाएगा। फिर चौथा बात करें महानंदा, तो महानंदा की भी यदि बात करी जाए तो ये भी, इसका भी कोई क्या कहते हैं यूपी से लेना देना नहीं है। ये दार्जिलिंग में ओरिजिनेट होती है रिवर, और ये गंगा की ही ट्रिब्यूटरी है, बट ये सिर्फ वेस्ट बंगाल और बिहार इन 2 रीजन में बहती हुई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 2, बी ओनली, बी 1 एंड 2 ओनली। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कुछ पर्वत श्रेणियां हैं फिर उनकी लंबाई को घटते क्रम में हमें लगाना है। तो पर्वत श्रेणियों की को अगर घटते क्रम में लगाएंगे तो जैसे यूराल माउंटेन हो गया, रॉकी पर्वत श्रृंखला हो गई, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गई, ये हो गया आल्प्स। तो ये कुछ रेंज अगर मैं इसकी आपको बताती हूँ। एंडीज जो है साउथ अमेरिका में, आप जानते हैं पूरा साउथ अमेरिका का जो ये वाला रीजन है एंडीज से घिरा हुआ है, ये करीब 7,000 किलोमीटर लॉन्ग है। फिर वही रॉकी की बात करें तो ये 4,830, ये कहाँ पे है, यूएसए में है रॉकी। फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि ऑस्ट्रेलिया में सिचुएटेड है, ये कितनी है, 3500 किलोमीटर की। अब यदि यूराल माउंटेन की बात करें तो ये है 2500। तो ये मैंने आपको इन लोगों का आल्प्स की 1200 लंबाई बता दी, तब आप इसको क्रम में लगा सकते हैं नॉर्मली। इसका फिर क्रम हो गया 2 3 1 4, यानी कि बी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तनीय पवने, उदाहरण, ठीक है 67 यानी कि वेरिएबल विंड। देखिए वेरिएबल विंड होती हैं, एक होती है कौन परमानेंट विंड। तो परमानेंट विंड और वेरिएबल विंड में अंतर क्या होता है? परमानेंट विंड ये हो गई जो पूरे साल हमारे ग्लोब में बहती रहती हैं, वो हो गई परमानेंट विंड। जैसे कि यदि हम देखें तो हमारे जो ये ट्रेड विंड्स होती हैं, ये परमानेंट विंड है। ईस्टर्ली, वेस्टर्ली, ये सब परमानेंट विंड है। हमारी दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन ये विंड्स चलती रहेंगी, ठीक है? फिर यदि बात किया जाए
कुछ ऐसे इवेंट जैसे आप जानते हैं कि हमारे जो पर्टिकुलर किसी रीजन में चलती हों, ठीक है? और वो कुछ समय के लिए चलती हों, जैसे कि हमारे इंडिया में ही बात कर लें, लू हो गया, तो लू गर्मी के टाइम पे चलती है, ठीक है? बाकी हर समय तो नहीं चलती है। तो ये हो गई वेरिएबल विंड। तो वेरिएबल विंड के अगर एग्जांपल देखे जाएँ तो सीज़नल विंड हो गया, ठीक है? सीज़नल विंड कैसी होगी जो सीज़न के हिसाब से चलती हों। फिर दूसरी हो गई लोकल विंड जो किसी पर्टिकुलर रीजन से रिलेटेड हो। फिर आप जानते हैं जैसे माउंटेन ब्रीज़ और वैली ब्रीज़ होती है, ठीक है? तो ये पर्टिकुलर किसी रीजन की वजह से चलती हैं। और फिर उसके बाद सी ब्रीज़ आप जानते हैं जो सी ब्रीज़ या फिर लैंड ब्रीज़ जो होती है, जो कोस्टल एरिया में बहती है जो पवन उसको बोलते हैं। तो ये सारी हो गई, ये मैंने क्लासिफिकेशन बताया आपको वेरिएबल विंड का। और परमानेंट विंड वो हो गई जो हमारे पूरे जो ग्लोब पे परमानेंटली चलती रहती हैं। वो कोई भी जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है, उनका डायरेक्शन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है? तो पहला जो अब इसमें यदि देखा जाए तो सबसे पहले बोल रहा है व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड। तो पहला इस जो ऑप्शन है ये तो बिल्कुल गलत है, मैंने अभी बताया ये ग्लोबल विंड है ट्रेड विंड, तो ये वेरिएबल नहीं है और ये चेंज नहीं होती है, ये हमेशा बहती रहती हैं। और इसका जो है क्या कहते हैं प्लेस चेंज होता रहता है, मान लिया आईटीसी से ऊपर चला गया तो ये ऊपर चली जाएँगी, नीचे आ गया तो नीचे हो जाएँगी, बस इतना है, लेकिन ये हमेशा बहेंगी। ट्रेड विंड की बात हुई। तो पहला ऑप्शन जैसे ही आप एलिमिनेट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। यदि हम बाकी सबकी बात करें, ये बात करें जैसे मानसून पवनें हो गई, फिर ध्रुवी पवनें पोलर विंड भी यही जैसे ट्रेड विंड हो गई यहाँ पे, वेस्टर्लीज़ हो गई, तो पोलर विंड जो हो गई, तो ये भी ग्लोबल विंड की तरह ही है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाए। फिर वही चौथा देखें जो बोला पर्वतीय घाटी, बिल्कुल सही। फिर 5वां स्थलीय समुद्री सीमा, समुद्री समीर, तो 5वां भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 4 एंड 5 बी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि लवणीय मृदा के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट हैं जो हमें दिए हुए हैं। तो लवणीय मृदा क्या होती है? आप जानते हैं सलाइन सॉइल। सलाइन सॉइल में क्या होता है कि ये सॉइल में जब कुछ ऐसी कंटेंट कुछ ज़्यादा हो जाता है कुछ चीज़ों का, जैसे कि बात हो गई सोडियम की, पोटेशियम की, ठीक है, मैग्नीशियम की। तो इन सब का जब प्रोपोर्शन हाई हो जाता है सॉइल में, तो वो फर्टाइल नहीं रहती है, उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, ठीक है? तो इनको ऊसर सॉइल भी कहते हैं, सलाइन सॉइल को। क्यों? क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम की पानी को निकलने का उसमें सिस्टम काफ़ी अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से समय के साथ-साथ सॉल्ट का कंटेंट है, बढ़ गया है। ठीक है, तो ये हो गई बात लवणीय मृदा की। तो पहला स्टेटमेंट जो इसका बोल रहा है, लवणीय मृदा शुष्क और दलदली दोनों क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है क्योंकि ऐसा होता है चाहे वो ड्राई रीजन हो, जो कि हमारे राजस्थान वगैरह में होता है, और वही दलदली रीजन हो, मार्शी लैंड, तो यहाँ पर भी ये मतलब वाटर लॉगिंग की वजह से ऐसे रीजन को एक की जो सॉइल है, वो हो जाती है सलाइन। तो इसका आंसर हो गया पहला तो ये हो गया, फिर वही दूसरा देखेंगे जो बोला अत्यधिक सिंचाई से मृदा में लवणता की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो आप ये तो जानते ही हैं कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, वो वेस्ट हो जाता है कुछ समय के बाद क्योंकि उसपे बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं फर्टिलाइज़र का यूज़ होता है, ऐसी चीज़ों का यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा पानी उसको बहुत समय तक अगर आप डालते रहेंगे तो उसमें पानी में जो सॉल्ट कंटेंट होता है वो मिट्टी में जाके मिल जाएगा और वो समय के साथ बढ़ता जाएगा उसका कंटेंट। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये भी इसका बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है मिस्ट्रल नामक स्थानीय पवन की। तो इसके संदर्भ में कुछ जो है स्टेटमेंट है। पहला बोला है यह आल्प्स से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली ठंडी पवन है। दूसरा रॉन घाटी का मिस्ट्रल पर फनल प्रभाव पड़ता है। तो देखिए ये जो मिस्ट्रल है ये फ्रांस की एक लोकल विंड है, ठीक है? ये आल्प्स से चलती है, आल्प्स में ओरिजिनेट होती है फ्रांस में, और फिर ये मेडिटेरेनियन जो सी है वहां तक ये जाती है। तो मिस्ट्रल विंड जो है मेडिटेरेनियन सी तक जाती है। तो पहला स्टेटमेंट तो इसका सही है। फिर वही दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है रोन घाटी का
मिस्ट्रल पर फनल प्रभाव पड़ता है। फनल क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए कोई इसको कोई ऐसी घाटी, कोई वैली अगर मिल गई उसे, रीजन मान लीजिए हवा चल रही है, तो अगर यदि उसको कोई वैली ऐसी मिल गई, मान लीजिए इस शेप की है, जो घाटी है वी शेप में है और मान लीजिए यहाँ जाके ऐसे मूवमेंट हो रही है, तो यदि विंड उस रीजन में आ गया है, वैली के रीजन, तो वो वैली के शेप के हिसाब से ही चलेगी ना, तो उस शेप को फनल प्रभाव बोलेंगे। ठीक है, फनल आप जानते हैं, जो कीप बोलते हैं, जिससे हम लोग तेल को बड़े बर्तन से छोटे बर्तन में करना होता है। ठीक है, तो यही फनल वही चीज होती है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है। ये जो फनल प्रभाव इस पे दिखता है जब रोन घाटी से मिस्ट्रल विंड गुजरती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2 सी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो निम्नलिखित कथनों पे फिर से विचार करने को बोल रही है। जो बोल रहा है चंद्र ग्रहण केवल तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के विपरीत दिशाओं में होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा बोला है यदि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा की तुलना में झुकी हुई नहीं है तो चंद्र ग्रहण प्रत्येक माह होता है। देखिए, ये तो चंद्र ग्रहण आप यदि जानते होंगे, तो ये दोनों स्टेटमेंट इसके बिल्कुल सही हैं। क्या होता है जब चंद्र ग्रहण की क्या सिचुएशन है कि आपका जो चंद्रमा है, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के विपरीत दिशाओं में होंगे, मान लीजिए यहाँ पे पृथ्वी हो गई, यहाँ पे सूर्य हो गया, यहाँ पे हो गया चंद्रमा। ठीक, तो अब चंद्र ग्रहण जब करवाना है तो अब क्या होगा, ये पृथ्वी है, इसके बीच में आ जाएगी, किसके बीच में, सूर्य और इसके बीच में, तो इसकी जो रोशनी है यहाँ पे नहीं पड़ पाएगी। जो चांद था हमारा दिख रहा था, वो धीरे धीरे एकदम से गायब हो जाएगा, तो वो हो गया चंद्र ग्रहण, जब उसकी परछाई पृथ्वी की किस पे पड़ेगी, हमारे चंद्रमा पे पड़ेगी। तो ये पहला स्टेटमेंट भी इसका सही है, और दूसरा जो बोल रहा है यदि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी के कक्षा में तुलना झुकी हुई नहीं होती, चंद्र ग्रहण प्रत्येक माह होता है, तो ये भी जो साइंटिफिक सिचुएशन है ये बिल्कुल सही बता रहा है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 2। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, कुआं के जल के स्तर अत्यधिक कमी हो जाना, ये अच्छा किसका बात कर रहा है, ये किस घटना की बात करें, प्राकृतिक। ठीक है, एकदम से कुएं का जो पानी है वो कम हो गया। तेल के कुएं में तेल का प्रवाह व्यापक पैमाने से उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे कुछ हो गया। ठीक है, फिर रेडॉन गैस मुक्त हो गई। रेडॉन गैस हमारे अर्थ के इंटीरियर में रहती है, तो ये मुक्त हो गई, तो कैसा कब, ये किस सिचुएशन में हो सकता है, तो बिल्कुल ये बात कंफर्म है कि अर्थक्वेक की सिचुएशन में होगा। क्यों, क्योंकि अर्थक्वेक आप जानते हैं क्यों आता है, जब हमारी जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से डिस्प्लेस हो जाती हैं, कहीं पे कुछ उसमें चेंज आ जाता है, या मतलब आप अर्थक्वेक की जगह सिचुएशन जानते हैं कब होता है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से होती है, प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से होती है, तो ये सब कुछ इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं तीनों। तो इसका आंसर हो गया भूकंप। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, जो बोला है भूवैज्ञानिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए भूकंपीय तरंगों का उपयोग करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन नॉर्मल सेस्मिक वेव, पी वेव और एस वेव से रिलेटेड है। आप पी वेव जानते हैं, जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से गुजरती है, और एस वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से जाती है। तो इनका अगर स्टेटमेंट देखेंगे, पहला बोला है पृथ्वी की परत जितनी सघन होती है, भूकंपीय तरंगों का वेग उतना ही अधिक होता है। बिल्कुल सही बात है, ये उस पे जो है प्रोपोर्शनल होती है पृथ्वी की तरंगों के। फिर वही दूसरा स्टेटमेंट, पृथ्वी तरंग केवल भूपटल और मेटल से होकर गुजरती है, पी तरंगे, तो मैंने आपको बताया ऐसा नहीं है, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से गुजर सकती हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है इसका, ये दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग होते ही हमें मिल गया आंसर, हमारा आंसर सी है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे, जो कि जेट धाराओं के संदर्भ में है, तो कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। तो जेट धाराओं का पहला स्टेटमेंट, यह सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली प्रचंड पवनें हैं। ठीक है, पश्चिम से पूर्व बहने वाली प्रचंड पवनें हैं। फिर दूसरा, जहां भिन्न क्या कहते हैं, जहां भिन्न भिन्न तापमान की वायु राशियां मिलती हैं, वहां जेट धाराओं का विकास होता है। ठीक है, फिर अच्छा, ये जेट स्ट्रीम की बात हो रही है, तो आप जेट स्ट्रीम जानते हैं कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऊपर की साइड, काफी ऊंचाई पे, कुछ किलोमीटर्स ऊपर की साइड जो है हमारे ट्रोपोस्फेयर के अपर लेयर में
ये मूवमेंट करती हैं। तो ये जो पहला स्टेटमेंट इसका बोल रहा है, ये दोनों स्टेटमेंट इसके बिल्कुल सही हैं। ये सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली जो है प्रचंड पवनें हैं। देखिए ऊपर के साइड जो है हमारे कोई भी ऐसा हिंड्रेंस नहीं आता है मूवमेंट में विंड के, तो आराम से उनको पूरी जगह वहाँ पे मिली है आसमान में, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो वहाँ पे दौड़ती रहेंगी, बहुत प्रचंड होती हैं इसी चक्कर में। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है ये सही है, वही दूसरा स्टेटमेंट भी इसका जहाँ भिन्न-भिन्न तापमान की वायु राशियाँ मिलती हैं, वहाँ जेट धाराओं का विकास होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, जहाँ पे भिन्न-भिन्न तापमान की वायु राशियाँ मिलेंगी। आपका जानते कोई भी जब विंड का मूवमेंट होता है, तो मेन रीज़न इसके पीछे यही होता है कि टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ पे भी जेट स्ट्रीम जो है, उसका ही मेन रीज़न है कि अलग-अलग एयर मास जो है डिफरेंट टेम्परेचर के वो जब मिलेंगे एक-दूसरे से, तो जेट स्ट्रीम का डेवलपमेंट होता है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 2 बोथ, ठीक है? फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट जो बोला पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली सूर्यताप की मात्रा किस पर निर्भर करती है? मतलब कि इंसोलेशन, जो सूर्य की किरणें आती हैं, तो वो उसका किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं? तो पहला सूर्य विकिरण की नतिकोण, बिल्कुल सही बात है। दूसरा दिन की अवधि, बिल्कुल सही बात है, जितनी देर तक दिन रहेगा उतनी देर तक किरणें आती रहेंगी, उतना ही वो रहेगा, किरणें, यही जो सूर्यताप, सूर्यतप। फिर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, बिल्कुल सही बात है। दूसरा सौर कलंक, अगर जो सोलर फ्लेयर्स कुछ हो जाते हैं, सोलर फ्लेयर नहीं, मतलब सोलर ब्लर, ठीक है? यदि सोलर में कभी कहीं पे हाई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो हमारा सन है, वो थोड़ा धब्बे उस पे दिखने लगते हैं, तो ये भी बात सही है, कलंक। तो तीसरा वायुमंडल के प्रभाव, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, यदि वायुमंडल में हमारे बादल आ गए हैं, तो जो इंसुलेशन है उसको रोक दिया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 डी। अपने अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो मैडम जूलियन दोलन, आप जानते हैं इंडियन ओशन की ये जो एटमॉस्फेरिक ओशन के फिनोमिना है ये। तो पहला स्टेटमेंट इसका बोला, यह भूमध्य रेखा के निकट बादलों, वर्षों, पवनों और दबाव का पूर्व दिशा की ओर गतिमान उतार-चढ़ाव है। उतार-चढ़ाव है, बिल्कुल सही बात। ये ऑसिलेशन का मतलब क्या हो गया है? उतार-चढ़ाव ही तो है। फिर ये सेकंड बोल रहा है, यह मानसून के मौसम के दौरान हिंद महासागर के ऊपर होने पर भारतीय उपमहाद्वीप की अच्छी वर्षा लाता है। सही बात है। इंडिया का जो हमारा मानसून है, ये इसकी वजह से काफ़ी चेंज होता है, और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जब अच्छी रेन आती है, तो ये कहीं न कहीं उत्तरदायी रहता है, एमजेओ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2। तो हमारा डिस्कशन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।